हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम लोग यानी हमारे चैनल पर प्राचीन भारत की एक सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जिसमें पूरा इतिहास को पूरा प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास सबको कवर किया जाएगा। यदि आप लोग को इतिहास पूरा बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा बढ़िया से समझना है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और कन्हैया स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसकी सीरीज पूरी शुरू से अंत तक जारी रहेगी और लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को पूरा इतिहास पढ़ना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सीरीज को देखते रहें कंटिन्यू। ठीक है, तो इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इतिहास को शुरू करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इतिहास कहाँ से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो पढ़ने की सुविधा के आधार पर इतिहास को 3 भागों में पहले बांट दिया गया है। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम काल अज्ञात काल से यानी कि 5 लाख या फिर 50 लाख ईसा पूर्व से 9,000 या 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण काल को। और इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को 9,000 ईसा पूर्व से या फिर कहीं कहीं 10,000 भी लिखा रहता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग। तो इसे 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है मध्य पाषाण काल को। और नव पाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक नव पाषाण काल रहेगा। अब इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का 2 समय सीमा है यानी कि जब से शुरू हुआ है 2,500 ईसा पूर्व से 1,500 या फिर 1750 ईसा पूर्व, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत है। और इसके बाद वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता होने के पश्चात स्टार्ट होता है और इसका समय 1,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन? एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल को 1,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल को जो कि ऋग वैदिक के बाद स्टार्ट हुआ उसे 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल को माना जाता है। और इसके बाद शुरू होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल को कई भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, ये सब ईसा पूर्व थे, लेकिन जो प्राचीन भारत है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। और इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में कौन कौन आएंगे? वही मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा, वहाँ से शुरू होगा। अकबर, मोहम्मद गोरी आएंगे, गजनवी आएंगे। ठीक है, अकबर, बाबर, ये सब मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ा जाएगा। और आधुनिक भारत में अंग्रेज जब भारत में आगमन होता है अंग्रेजों का, वहाँ से आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज की टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग तीनों पाषाण काल को कवर करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा वह सिंधु घाटी सभ्यता का आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग इतिहास के कालों के विवरण के बारे में देख लिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल आज हम लोग को पढ़ना है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो ऐसा काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब, पुरातात्विक साक्ष्य उसे कहते हैं जैसे कि कोई खनन से अभिलेख हुआ, शिलालेख हुआ या फिर कोई लिपि हुई। ठीक है, ऐसा कोई या फिर मृदभांड हुआ, ये सब पुरातात्विक स्रोत हो गए। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य न मिले हों, सॉरी हमने क्या बता दिया, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आएंगे? मृदभांड आएंगे, कोई लेख, अभिलेख, शिलालेख। ठीक है, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है। केवल यदि इन पर निर्भर रहना पड़े तो इसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल इसे ही कहते हैं, इसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। जबकि आगे आदि ऐतिहासिक काल आएगा, उसमें लिखित साक्ष्य मिला रहेगा लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो ऐसा काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है,
अब प्राग ऐतिहासिक काल की खोज किसने की? तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने तमिलनाडु के पलवरम में कोई भी पहला औजार खोजा। ठीक है, ये कहाँ से थे? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे और ये भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, इन्होंने तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान पर खुदाई की और वहाँ से कोई भी पहला औजार प्राप्त किया और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। प्रागैतिहासिक काल की खोजों का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। और पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं? तो ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, 1861 ईस्वी में। और पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? तो यही थे अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 ईस्वी में। ठीक है, और वर्तमान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण कहाँ पर मिले? तो बोरी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह कितने पुराने हैं? तो 14 लाख ईसा पूर्व तक ये पुराने हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, इसे 3 भागों में बांट दिया गया है और हम लोग को पाषाण काल पढ़ना है इस पूरा विस्तार से। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। इसका जो काल निर्धारण है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है और इसे 3 भागों में पढ़ा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इन तीनों को मिला करके हम लोग एक ही में पढ़ेंगे। तो इसका समय 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इस समय यानी कि पूरा पाषाण काल में युग मानव कैसा था? तो इस समय मानव शिकारी हुआ करता था और कहीं भी एक जगह रुक कर रहता भी नहीं था, यानी कि अस्थिर इसका निवास था। हमेशा इधर उधर अपने भोजन के तलाश में, शिकार के तलाश में घूमा करता था और मानव को पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और आग का ज्ञान हो गया था। ठीक है, आज नहीं है, आग का ज्ञान था, परंतु उसे यूज कैसे करें इसका तरीका पूरा पाषाण काल के मनुष्य को नहीं पता था। इसका तरीका कब पता चलेगा? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में। और आग को जलाने का तरीका, उसे यूज करने का तरीका कब पता चला? तो नवपाषाण काल में। और क्या कह रहा है? इस युग में मानव का जीवन अस्थिर था, उसके आवास, भोजन व वस्त्र की व्यवस्था नहीं थी। मानव के भोजन का आधार मुख्य शिकार था तथा आखेट करने के लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ी। आरंभिक हथियार बेडौल थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हथियार कैसे थे? तो हथियार जो थे मनुष्य पत्थरों का बनाते थे और पत्थर की भी कोई ऐसा नहीं कि नुकीला पत्थर बना दिया वो औजार हो गया, वो बेडौल थे। बस इसी से फेंक कर मार करके वो शिकार करते थे। और आगे चल के जब मध्य का पाषाण काल और नवपाषाण काल आएगा तो उसमें मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाता है कि औजार को नुकीला बना सके। ठीक है, लेकिन पूरा पाषाण काल में मनुष्य के औजार बेडौल थे। इस समय मानव का भोजन संग्राहक था। ठीक है, और भोजन उत्पादक नहीं। और इस युग का अधिकांश समय हिम युग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रितो प्रजाति के थे। ठीक है, और इस समय के हथियार कैसे कैसे थे? तो हाथ की कुल्हाड़ी जिसे हैंडेक्स कहा जाता है, और खंडक उपकरण जिसे चापर चॉपलिंग कहा जाता है, और फलक मतलब वही हथियार हुआ, इसका बेडौल था। ठीक है, और हथियार जो जहाँ पर मिले उसके 2 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से दोनों केंद्र हैं? एक पश्चिम में सोहन घाटी अथवा पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृत। ठीक है, तो पेबुल चापर चॉपिंग संस्कृत कहाँ है? सोहन घाटी में है और उत्तर पश्चिम प्रांत में। ठीक, और दक्षिण भारत में जो मिला हैंडेक्स क्लेवर संस्कृति, यहाँ से खुदाई के दौरान एक हैंडेक्स यानी कि पाषाण का यानी पत्थर का एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली। ठीक है, इसीलिए दक्षिण भारत को यानी कि जहाँ मिला तमिलनाडु में उसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं या फिर मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। यह कहाँ से मिला? तमिलनाडु से।
और पूरा पाषाणकालीन संस्कृत के अवशेष सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। और बेलन घाटी कहाँ है? नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। और क्या कह रहा है? बेलन नदी टोंस तमस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तमसा नदी किनारे स्थित है बेलन घाटी। और बेलन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के निकट मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। ये तो जानकारी की बात हो गई। सोन नदी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। सोन नदी मिलती है बिहार में, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद से होते हुए जाती है। और टोंस नदी स्वयं गंगा की सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद के पूर्व में गंगा से मिल जाती है। और पूरा पाषाणकालीन औजार कैसे कैसे थे? तो स्फटिक या फिर क्वार्टजाइट, सल्क ब्लेड, फलक संस्कृति, ठीक है। तो सल्क ब्लेड फलक संस्कृति के औजार कहाँ कब के थे? तो पूरा पाषाणकालीन समय के थे। और पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन सा था? तो मुख्य स्थल अति पलरपक्कम या फिर अति पलोरम, ठीक है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और हथनौरा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी के निकट। और यहाँ से मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य मिला, ठीक है, ये पॉइंट। मानव खोपड़ी एवं कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? हथनौरा मध्य प्रदेश से। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी। यहाँ से चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला, ठीक है। तो चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के निकट से। और मिर्जापुर से क्या प्राप्त हुआ? तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, यानी कि हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? मिर्जापुर से, ठीक है। तो यह पूरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल को मेजोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। और इसका जो समय सीमा है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता या फिर कह सकते हैं कौन थे? तो सीएल क्लाइव थे। 1867 ईस्वी में इस संस्कृति की या फिर मध्य पाषाण काल की खोज किए थे, 1867 ईस्वी में सीएल क्लाइव के द्वारा। और इसका समय सीमा 10 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 10,000 या फिर कहीं कहीं 9 भी मिलेगा, ठीक है। तो 10-9,000 ईसा पूर्व आप लोग याद रखिएगा। और मध्य पाषाणकालीन लक्षण क्या क्या है? तो पशुपालन की इस समय शुरुआत हो गई थी। और मानव का सबसे पहला पशु कुत्ता था। और इस समय के औजार कैसे होते थे? तो माइक्रोलीथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो मानव के औजार थे वो तो बेडौल थे। और मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य को इतना ज्ञान हो चुका था कि वो अपने औजारों को थोड़ा बहुत नुकीला कर सके, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार मिले तो औजारों को लोग किनारे किनारे से ऐसे ऐसे काट करके थोड़ा बहुत नुकीला बना लेते थे, शिकार करने में उनको आसानी होती थी, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में एकदम बेडौल थे। मध्य पाषाण काल में कुछ सुधार हुआ और नव पाषाण काल में तो एकदम नुकीले बनाने लगेंगे। और मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से प्रमुख? तो मध्य प्रदेश में है आदमगढ़ और भीमबेटका और बोधोर। और राजस्थान का जो प्रमुख स्थल है बागौर, ठीक है। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य मिला, ठीक है। तो पशुपालन की शुरुआत ही कब हुई? मध्य पाषाण काल में। और पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। और मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में है सराय नाहर, प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से युद्ध का सबसे पहला साक्ष्य मिला। यहाँ पर 4 नर कंकाल एक साथ दफन मिले, ठीक है, 4 नर कंकाल एक साथ मिले। और महदहा यह भी प्रतापगढ़ में है और दमदमा यह भी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्थल कौन कौन से हैं? सराय नाहर, महदहा और दमदमा। महदहा से क्या क्या मिला? तो मृग श्रृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण और स्त्री पुरुष को युगल समाधान, मतलब एक ही गड्ढे में स्त्री और पुरुष को दोनों को साथ ही दफनाया गया था, ठीक है। तो युगल समाधान कहाँ से मिले? तो महदहा से, प्रतापगढ़ में, यूपी से, ठीक है। तो अब इसके बाद जो शुरू होता है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। और इसे 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1,000 या फिर 2,500 कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो इसे माना जाता है 2,500 ईसा पूर्व रहेगा, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है कौन? इसके बाद हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नवपाषाणकालीन पीरियड कब है? 10,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व।
और नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य खेती करना सीख गए थे और पशुपालन तो करते ही थे। ठीक है, तो इस काल के लोग पशुपालन और कृषि दोनों तरीके के कार्य करते थे और अस्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि मनुष्य एक जगह रह करके अपना जीवन चलाते थे। और कृषि व पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। और कृषि का आविष्कार हो चुका है और आग के उपयोग का विज्ञान मनुष्य को हो चुका है और कुंभकारी यानी कि मृदभांड बनाने का विज्ञान नवपाषाण काल में मनुष्यों को हो गया। और इस समय के जो औजार थे स्लेट पत्थर के औजार थे और इस समय के औजार मनुष्य नुकीले बनाते थे जिससे कि इनको शिकार करने में आसानी हो और खेती भी करते थे। तो पत्थर नुकीले बनाते थे, इसी से अपना खेती का कार्य भी करते थे और शिकार भी करते थे। ठीक है, और नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो नवपाषाणकालीन जो प्रमुख स्थल है वह है मेहरगढ़, लहुरादेव, कोल्डिहवा और चिरांद। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, और सोहन घाटी कहाँ है? वो भी पाकिस्तान में ही है। जबकि बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी नर्मदा नदी किनारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और लहुरादेव यह संत कबीर नगर यूपी में पड़ता है और कोल्डिहवा यह इलाहाबाद में पड़ता है, बेलन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहले धान की खेती कहाँ की जाती थी? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा प्रांत में। ठीक है, और यह कब का स्थल है? तो नवपाषाण कालीन स्थल है। और चिरांद बिहार से भी स्थल मिले हैं, यहाँ से हड्डियों के बने हुए उपकरण की प्राप्ति हुई यहाँ से। ठीक है, तो मेहरगढ़, लहुरादेव, कोल्डिहवा और चिरांद ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। और भी स्थल हैं। संगणकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। और राख के ढेर कहाँ से मिले हैं? तो संगणकल्लू से। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है राख के ढेर कहाँ से मिले हैं? तो संगणकल्लू से। और पिकलीहल स्थल भी कर्नाटक में ही है। और चौपानी मांडो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हैं। और सूक्ष्म हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो सूक्ष्म हस्त निर्मित मृदभांड भी चौपानी मांडो से मिले हैं इलाहाबाद में। और बुर्ज होम कश्मीर में है। कश्मीर के लोग यानी कि जो बुर्ज होम है, यहाँ के लोग गर्त आवास में रहते थे। गर्त आवास मतलब गड्ढे में, और गड्ढा मतलब एकदम गड्ढा नहीं, गड्ढा खोद करके ऊपर से अपनी झोपड़ी पट्टी लगा करके नीचे रहते थे बुर्ज होम में कश्मीर के लोग। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। और गुफ कराल कश्मीर में है, यहाँ से भी हड्डी से निर्मित सुई मिली है और यहाँ के लोग खेती से परिचित है। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित सुई कहाँ से मिली है? तो गुफ कैराल में सुई मिली है। इसका मतलब है कि मनुष्य अपना कपड़ा भी बनाता था। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल खत्म होने के बाद ताम्र पाषाण काल युग आरंभ होता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल युग, इस समय औजार तांबे और पत्थर दोनों को मिला करके बनाए जाते थे। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग धातु भी कौन सी है? तांबा है। और ताम्र पाषाण काल नाम से यह स्पष्ट है, तांबा प्लस पत्थर के मिलकर औजार बनाते थे या फिर जो भी खेती किए जाने वाले उपकरण तांबा और पत्थर से। ठीक है, और यहाँ की कई संस्कृतियाँ फेमस हैं। मालवा संस्कृति 5000 बीसी की यानी 5000 ईसा पूर्व की। और ताम्र पाषाण का सबसे पहला साक्ष्य मिला है यहाँ पर। और गणेश्वर संस्कृति 2800 बीसी से 2200 बीसी तक। यह कहाँ है? गणेश्वर संस्कृति कहाँ की है? तो राजस्थान में है। बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है, बनास नदी के किनारे है। और आहार संस्कृति, ये सब ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियाँ हैं। ठीक है, तो आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक, 1400 ईसा पूर्व तक, यह राजस्थान में है। तांबे का भंडार सबसे पहले यहीं से मिला। और जावेद संस्कृति भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल के स्थल कौन कौन से प्रमुख? तो इनाम गांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। नवदा टोली महाराष्ट्र में। नेवासा महाराष्ट्र में। यहाँ से पटसन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। और सुई का कहाँ से मिला था? तो कश्मीर के गुफ कराल से। और ताम्रवती राजस्थान में है। और इसके बाद शुरू होता है लौह युग। ठीक है, तो लौह युग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लौह का सबसे पहला प्रमाण अतरंजी खेड़ा
एटा उत्तर प्रदेश से मिला। ठीक है, तो लोहे का सबसे पहला प्रमाण अतरंजी खेड़ा में मिला। और चित्रित धूसर मृदभांड की शुरुआत हो चुकी थी। और काले एवं लाल मृदभांड यानी कि BRW ताम्र पाषाण काल एवं हड़प्पा काल के बाद के हैं। और गैरिक मृदभांड यानी कि OCP पूर्व वैदिक काल से प्रारंभ तक। और तुमसूर मृदभांड PGW उत्तर वैदिक काल। और उत्तरी कालिस पालिस मृदभांड NBPW वैदिक काल से मौर्य काल तक इसे माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एकदम थोड़ा सा और बचा है कि प्रमुख घाटी, जो घाटी है, कौन कौन सी घाटी कहाँ कहाँ की है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रमुख घाटियाँ और स्थान। ठीक है, सोवन घाटी कहाँ है, पाकिस्तान में है। और बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और बनास घाटी राजस्थान में। और कोलतार घाटी तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और यह सीरीज़ जारी रहेगी। ठीक है, और यह सीरीज़ जारी रहेगी कब तक, जब तक कि इतिहास ख़त्म न हो जाए। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगी वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसके लिए अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर आप लोग आकर के बराबर देख सकते हैं। तो अब हड़प्पा काल सभ्यता शुरू होगा और उसका अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।